This is the second part of the lesson, the nationalism, the rise of nationalism in Europe. Okay, a new conservatism after 1815. 1815 is a year in which Napoleon was defeated. नेपोलियन के बारे में आपने पहले भी देखा. नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हारने के बाद कैसे कंजर्वेटिज्म का नया तरीका एक जन्म लेता है. That means conservatives believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchy, property and family should be preserved. Conservatives का मतलब क्या होता है? पुराने सोच रखने वाले लोग होते हैं. That means they think the old should be respected. पुराने में राजा को रेस्पेक्ट करना चाहिए, चर्च को रेस्पेक्ट करना चाहिए, समाज में ऊंच नीच जो है उसको वैसे रहना चाहिए और फैमिली को भी रेस्पेक्ट करना. फैमिली में जिस तरीके का व्यवस्था पहले था उसी व्यवस्था में आगे बढ़ना चाहिए, ये सोचते थे कंजर्वेटिव्स. लेकिन most conservatives, however, did not propose a return to society of pre-revolutionary days. लेकिन ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स अभी वो 1815 या रेवोल्यूशन से पहले जो समाज था उस व्यवस्था में जाने के पक्ष में नहीं था. ठीक है, तो वो देखा जो नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए थे, आधुनिकीकरण किए थे, जैसे मोनार्की वगैरह को मजबूत करने के लिए वो काम आएगा ऐसे सोचे थे. दैट मीन्स राजशाही को मजबूत करने के लिए नेपोलियन लाए हुए चीज़ों को अपनाए तो ज़्यादा बेटर तरीके से लोगों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है. तो 1815 में ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया ये चारों कंट्री मिलके नेपोलियन को हराए थे. इन्होंने वियना में एक मीटिंग बुलाता है. ठीक है, तो उसको नेतृत्व किए थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटेनिक. मेटेनिक एक फेमस व्यक्ति है, आप उसके बारे में पहले सुना होगा. तो इन्होंने बुलाया था एक मीटिंग. जर्मन चांसलर मेटेनिक, चांसलर का मतलब होता है हमारे देश का प्रधानमंत्री के बराबर होता है. तो इन्होंने एक ट्रीटी ऑफ वियना, दैट मीन्स एक समझौते पे आता है, उसको हम ट्रीटी ऑफ वियना 1815 के नाम से जाना जाता है. तो इसमें क्या होता है, नेपोलियन द्वारा युद्ध के समय पे यूरोप में जो लाए गए चेंजेस को हटा के जिन जिन राज्यों को उन्होंने कॉन्कर किया उस राज्यों को उधर के पुराने राजाओं को वापस देना. और नेपोलियन फ्रांस का था, फ्रांस में उन्होंने पुराने बर्बन फैमिली को वापस अधिकार सौंपता है. तो वो रशियन, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन का लास्ट ईयर पढ़ा था, तब आपको पता है लुई 16 के बारे में, उनकी फैमिली को वापस अधिकार देता है. एंड जो नेपोलियन द्वारा कैप्चर किए हुए कंट्रीज को वो वापस अलग अलग बाउंड्रीज बना के और अलग अलग देशों के साथ जोड़ दिया जाता है. और ये फ्रांस को दोबारा इस तरीके का हरकत भविष्य में ना करे जैसे नेपोलियन ने किया, इसके लिए उसकी चारों ओर मजबूत राज्यों को बना लिया गया, जैसे नीदरलैंड्स, बेल्जियम, पर्शिया, इस तरीके के राज्यों को उधर स्थापित करता है. तो और इसका सबका मेन मकसद था मोनार्की को वापस लाना जो नेपोलियन द्वारा हटाए गए. तो जो 1815 के बाद में जो ऑटोक्रेटिक रूल्स स्थापित हुए थे ये सब ऑटोक्रेटिक है. दैट मीन्स राजशाही है, कोई डेमोक्रेसी नहीं था. ये लोग क्या, डेमोक्रेसी ऑटोक्रेटिक रूल का खासियत ये होता है इनको क्रिटिसाइज करना पसंद नहीं है, ओपोज करना पसंद नहीं है, और उनको क्वेश्चन करने वाले लोगों को कंट्रोल करना चाहते थे. कोई भी उसको क्वेश्चन किया तो उसको सहन नहीं कर पाते थे. राजा आपको पहले भी पता था. तो इसमें एक सेंसरशिप वगैरह लाता है. सेंसरशिप मीन्स राजा वगैरह के खिलाफ कोई कविता है, गाना है, किताब है, ये सब लिखना
के ऊपर एक पाबंदी था। पाबंदी मीन्स उससे परमिशन लेके ही लिख सकते थे, अगर राजा को वो सही लगा तो ही उसको पब्लिश कर सकते थे। सो रेवोल्यूशनरीज, द रेवोल्यूशनरीज, तो 1815 के बाद में ये रेवोल्यूशनरीज कहाँ गया? ये सब क्या होता है, अंडरग्राउंड चला गया, क्योंकि इन्होंने अंडरग्राउंड जाके अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज बनाता है। सीक्रेट सोसाइटीज पूरे यूरोप में अलग अलग जगह पे अंडरग्राउंडली ये सीक्रेट सोसाइटी बनाता है। ये सीक्रेट सोसाइटी रेवोल्यूशनरी लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे। उसका मकसद था मोनार्कियल फॉर्म को हटाना और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ना है। इस तरीके का एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था गसिपी मजीनी, ठीक है, जिन्होंने ये एक मेंबर बनता है सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी। तो जवानी में जो 24 इयर्स का था, ही वेंट एक्सेल में चल जाता है 1831 में। एक्सेल मीन्स देश से बाहर जाता है। तो 1831 में इन्होंने एक रेवोल्यूशन लिगुआरिया में कोशिश करता है। तो इन्होंने आगे जाके दो और अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाता है, वो है यंग इटली, मार्सले में बनाता है, यंग यूरोप, बर्न में बनाता है। मार्सले फ्रांस में है, बर्न इज इन जर्मनी। तो मजीनी ने का आइडिया ये था, तो दुनिया में इंसानों को अलग अलग देश के तौर पे भगवान ने बनाया है। जैसे इटली स्पीकिंग लोगों का एक कंट्री होना चाहिए, और जर्मन स्पीकिंग लोगों का कंट्री होना चाहिए, और इस तरीके का अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा में विश्वास करने वाला होना चाहिए। सो मजीनी मोनार्की को हमेशा ओपोज करते थे। तो मेटरनिक ने, आपको पहले कहा था ना, जो प्रधानमंत्री, इन्होंने कहा था पूरे सामाजिक व्यवस्था का दुश्मन मानते थे मजीनी को। तो अभी हम देखते हैं द एजेस ऑफ रेवोल्यूशन। जैसे कंजर्वेटिव रेजिम्स, शासक सब जगह पे मजबूत होता है, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म वगैरह भी रेवोल्यूशनरी लोगों का आइडिया बन गया। तो जो यूरोप का, द मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप सच एज इटली, जर्मनी स्टेट्स, द प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड, तो इन सारे जगह पे जो जर्मन स्टेट्स में है, इटालियन में है, पोलैंड में है, इन सब जगह पे इस तरीके के लोग, रेवोल्यूशनरी लोग थे। ये these revolutions were led by liberal nationalists belonging to the educated middle class। इन सारे रेवोल्यूशन का मेन लोग कौन थे? ये लोग थे जो पढ़े लिखे लोग, जो मिडिल क्लास में था, वो लोग थे। तो इसका पहला अपीवल 1830 में जर्मनी में, फ्रांस में होता है। बर्बन किंग, जिनको अधिकार में, जो आपको वियना समझौते के अनुसार जो अधिकार में आए थे, और उसको हटा के और उधर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाता है, लुइस फिलिप उसका हेड बनाता है। तो मेटरनिक कहता है, जब फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका मतलब है जो फ्रांस में चीख लिया तो पूरे यूरोप में बुखार हो जाता है। इसका मतलब ये होता है, दैट मीन्स फ्रांस जो करता है उसको बाकी सारे यूरोपियन लोग अपना लेता है। तो ये रेवोल्यूशन, फ्रांस का ये जुलाई में जो रेवोल्यूशन हुआ, उसकी वजह से सब जगह पे, यूरोप के बहुत सारे कंट्री में, बेल्जियम में, यूके में, नेदरलैंड्स में, इन सब जगह पे रेवोल्यूशन होता है। तो ये एक इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमॉन्ग द एजुकेटेड एलाइट्स अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये घटना जो यूरोपियन लोगों को इंस्पायर किया था, वो ग्रीक लोगों का युद्ध था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक क्या होता? ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था 15th सेंचुरी से। तो ओटोमन एम्पायर क्या होता? ये एक मुस्लिम कंट्री था, और ग्रीक को पूरे यूरोपियन लोग बहुत रेस्पेक्ट करते थे, क्योंकि उधर कल्चर का क्रेडिल मानता है, ठीक है, यूरोपियन कल्चर का जो क्रेडिल मानता है ग्रीक, लेकिन वो आज एक मुस्लिम एम्पायर के अंडर में था। तो इसीलिए बहुत सारे लोग
ये ग्रीस को ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी दिलाने के लिए जाता है। उसमें आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश का एक पोइट था लॉर्ड बायरन, ये भी गए थे। इसकी कविता वगैरह आपकी इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा। और ये भी गए थे, लेकिन ये युद्ध में उधर गया, युद्ध तो लड़ नहीं पाए, उधर जाके बुखार होके मर गया 1824 में। तो आखिर में एक ट्रीटी होता है, कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी 1932 में होता है, और उसके अनुसार ग्रीस इंडिपेंडेंट होता है। यह था ग्रीक का इंडिपेंडेंस की बात। नाउ द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो नेशनलिज्म did not come about only through wars and territorial expansion. तो नेशनलिस्ट डेवलपमेंट, देशभक्ति का भावना या देश बनाने का प्रक्रिया सिर्फ युद्ध या युद्ध से नहीं बने थे, उसमें कल्चर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल था। ठीक है, जैसे पोइट्री है, स्टोरीज है, म्यूजिक है, ये सब अपने अपने देश का, अपने अपने इलाके का, अपने अपने कल्चर को आगे बढ़ाने का काम किया था। लेट्स लुक एट रोमांटिसिज्म, ए कल्चरल मूवमेंट विच sought टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। देश का एक प्रकार का देशभक्ति का भावना जगाने का कल्चरल बात को हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। ठीक है, कल्चर में आता है आर्ट्स होता है, दैट मीन्स कला के जरिए देश की भक्ति का भावना लोगों में डेवलप करना है। इसको हम कहते हैं रोमांटिसिज्म ऑफ नेशनलिज्म। तो इसमें बहुत सारे लोग थे रोमांटिक, सच एज जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, और उन्होंने कहा था ट्रू जर्मन कल्चर आम लोगों में मिलता है। दास वोक का मतलब है कॉमन पीपल, उसमें मिलता है, फोक सॉन्ग्स में, पोएट्री में मिलेगा। और ट्रू स्पिरिट को अगर पॉपुलराइज करना हो तो इन सब चीज़ों को डेवलप करना है। दैट मीन्स फोक कहानियों को लोगों तक पहुंचाना है, फोक कहानी, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, ये सबको बढ़ावा देना है ताकि लोगों में ये भावना जगेगा। इसके अलावा वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को डेवलप करो। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का मतलब है लोकल भाषा। तो आपकी एक एक स्टेट में, एक एक रीजन में जो भाषा बोली जाती है उसको बढ़ावा दे दो। सो लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स में। जब रशिया पोलैंड को ऑक्यूपाई किया था, पोलिश भाषा वगैरह को बैन किए जाते थे, और रशिया ने कहा पोलैंड में भी रशियन भाषा रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना। तो उसको प्रोटेस्ट में उधर का चर्च का बड़े बड़े प्रीस्ट भी क्या होते थे, पोलैंड में जो चर्च में जो सर्विस होते थे संडेज को, उसमें उन्होंने पोलिश भाषा में उनको सरमन वगैरह देते थे। इससे नाराज होके रशियन अथॉरिटीज वगैरह उसको पनिश किए थे, और बहुत सारे चर्च की जो प्रीस्ट है उन सबको जेल में भी डाले थे। सो हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट इन 1830, ये एक बहुत बुरे समय था यूरोप में। That means the first half of 19th century saw a enormous increase in the population all over Europe. तो ये समय पे 19th century का शुरुआत की समय पे यूरोप का आबादी बहुत तेजी से वृद्धि होता है। In most countries there were more workers of job than employment. उधर क्या होता है, तो लोगों का आबादी बढ़ते वक्त क्या होता है, वर्कर्स की संख्या ज़्यादा होता है लेकिन काम कम होता है। तो इससे क्या होता है, पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज। तो ग्रामीण इलाके में काम नहीं है इसलिए वो शहरों में जाता है। उधर शहरों में जब आबादी बढ़ जाता है, स्लम्स डेवलप हो जाता है, और काम की तलाश में लोग इधर उधर भटकना शुरू हो जाते थे। सो स्मॉल प्रोड्यूसर्स ऑफ टाउन फेयर ऑफन फोर्स्ड विथ स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। उस समय क्या होता है, छोटे मोटे जो फैक्ट्रीज चलाने वाले लोग हैं या वर्कशॉप्स वगैरह चलाते थे, उनको क्या था, इंग्लैंड में उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गए थे, उधर से आने वाला गुड से उनको कॉम्पीट करना भी मुश्किल हो रहे थे। तो दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। ये आम तौर पे आपको पता है इंग्लैंड में टेक्सटाइल प्रोडक्शन में बहुत आगे था। मैनचेस्टर वगैरह बहुत ही फेमस
इंडस्ट्रियल जगह थे, उधर से जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स जब होता है उससे आम लोगों को compete करना मुश्किल थे। सो सो यूरोप की उस रीजन में अरिस्टोक्रेसी अभी भी अधिकार में था। पेजेंट्स को ये फ्यूडल ड्यूज भी देना है और ये मशीन गुड्स के साथ वो compete भी नहीं कर रहे थे। प्राइस रेस भी हो गए और हार्वेस्ट भी बीच बीच में खराब होते थे, जो मौसम खराब हो गया तो इस तरीके का लोग कर्जे पे हो गया, गरीबी बढ़ता गया। 1848 इस तरीके का एक साल था। फूड शॉर्टेज था सब जगह पे। 1848 में लोग सड़कों पे आए थे। लुइस फिलिप ने बैरिकेड्स वगैरह लगाए, लेकिन लोगों को भीड़ को देख के वो भाग गया, अपने देश छोड़ के भाग जाता है और नेशनल असेंबली रिपब्लिक घोषित करता है और सब लोगों को 21 साल से उम्र से सब बड़े सबको वोट देने का अधिकार देता है, राइट टू वर्क भी देता है, नेशनल वर्कशॉप वगैरह खोलता है। सो इन 1845 weavers in Silesia had led a revolt against the contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles. तो सिलीसिया नाम की जगह का कुछ वर्कर्स, ये भी क्वेश्चन आता है, ये सिलीसियन रेवोल्यूशन के बारे में भी आपको क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर इनको ऑर्डर देते थे, फिनिश गुड्स उनसे लेते थे। दैट मीन्स एक कॉन्ट्रैक्टर जाके वीवर्स को माल बनाने का, जो कपड़े बनाने का ऑर्डर देते थे, फिर उसमें से वो खरीद के ले जाते। लेकिन क्या होता था, ये लोग क्या हो गया, बाद में ये सामान वापस लेते वक्त उसका पेमेंट काफ़ी रिड्यूस किया। सो तो ऑन 4 जून 2 बजे ये एक बहुत बड़ा क्राउड अपने घरों से बाहर आता है और ये कॉन्ट्रैक्टर्स की घर के सामने जाता है और उन्होंने कहा हमारा वेजेस बढ़ा दो। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर्स इनको गालियाँ वगैरह निकाल दिया और धमकी वगैरह दिया। इससे क्या होता है, लोग गुस्सा हो जाता है और ये घरों में जाता है, घर वगैरह तोड़ देता है, फर्नीचर तोड़ देता है और बस स्टोर हाउस में जाके उनकी सारे कपड़े वगैरह सब निकाल देता है, उसको फाड़ देता है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स उधर से भाग जाता है, बीवी बच्चे सबको उठा के पीछे वाली गली से भाग जाता है। सो पड़ोसी गांव में गया तो उधर के लोग भी कहा तो इधर मत आओ, वो लोग हमको भी पीटेंगे, इसीलिए तो वो भी असेलम देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बाद में वो वापस आता है कुछ आर्मी वगैरह लेके। उसके बाद जो गोलियां वगैरह बरसाता है, इसमें करीब 11 वीवर्स मर जाता है। ये एक घटना था। देन 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो ये वर्कर्स का अपन देख लिया, अभी हम देखते हैं लिबरल लोगों का रेवोल्यूशन। द पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, गरीब लोगों की रेवोल्यूशन के साथ साथ और भी लोग रिवोल्ट किए थे। यूरोपियन कंट्रीज इन द 1848 ए रेवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडरवे। इस समय पे यूरोपियन कंट्रीज में 1848 में एक मिडिल क्लास लोगों की रेवोल्यूशन चल रहे थे। तो जो फरवरी 1848 में फ्रांस में जो हुआ है, उसकी वजह से उधर राजा चल जाता है, उधर नेशनल असेंबली वगैरह बन जाता है। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी उस तरीके का कंट्रीज अवेलेबल नहीं था। अब जो जैसे आज जो जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है, ये सब कंट्रीज उस समय नहीं था, ठीक है। तो इधर के ये लोग अपने डिमांड्स को कंपेन करके इन्होंने भी एक नेशनल यूनिफिकेशन का मांग करता है। दैट मीन्स एक कंट्री बनाओ, जर्मनी बनाओ, इटली बनाओ, इस तरीके का मांग करता है। ये लोगों का इंटरेस्ट को फायदा उठाते हुए नेशन स्टेट्स का निर्माण, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जरिए, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रेस का फ्रीडम हो, लोगों को ग्रुप बनाने का आज़ादी हो, इस तरीके का एक कंट्री बनाने का सोच रखते थे ये लोग। जर्मन रीजन एक
a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. तो सारे जर्मन लोग, बहुत सारा पॉलिटिकल एसोसिएशन था जो मिडिल क्लास लोगों का, बिजनेसमैन का, जो ये सारे फ्रैंकफर्ट में आके एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाने का वोट करता है। तो 18 मई 1848 ये 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इस तरीके का लोगों का, इन लोगों ने आपस में इलेक्ट करके 831 मेंबर्स को इलेक्ट करता है। इन लोगों ने एक प्रोसेशन में फ्रैंकफर्ट का पार्लियामेंट बुलाने के लिए उधर एक सेंट पॉल चर्च है, उस चर्च में जाके इकट्ठा होता है और उन्होंने उधर से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है और राजा को, हेड ऑफ द स्टेट तो राजा है लेकिन वो पार्लियामेंट के अंडर में रहने वाला है, राजा के तौर पे इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। तो ये लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन लेके फ्रेडरिक विलियम फोर्थ पर्शिया के राजा को देता है और कहता है आपको हम जर्मनी का राजा बनाएंगे, आप हेड रहेंगे। लेकिन उनको दे दिया तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने कहता है मुझे इस तरीके का राजशाही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को पूरा अधिकार चाहिए। ऑटोक्रेटिक राजा कभी एक पार्लियामेंट के अंडर में रह के शासन करना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने क्या करता है, आस पड़ोसी जितने भी राजा है ये सारे के साथ मिल जाता है। तो while the opposition of aristocracy and military became stronger, social basis of parliament eroded. अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री के खिलाफ जो ऑपोजिशन मजबूत हो रहे थे, तब क्या हो गया, ये पार्लियामेंट की जो सपोर्ट था वो धीरे धीरे खत्म होता है। और क्योंकि ये पार्लियामेंट में ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग थे, वो लोग वर्कर्स और आर्टिसंस की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे और धीरे धीरे इनका सपोर्ट खत्म हो जाता है और आखिर में ट्रूप को बुलाता है, आर्मी को बुलाता है और इनको पिटाई करके घर भेज देते हैं। सारे मेंबर्स वापस चल जाते हैं। द इश्यू ऑफ extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement, in which large numbers of women had participated actively over the years. तो ये क्या होता है, वुमेन्स को वोटिंग अधिकार देने के लिए भी ये लोगों में सहमति नहीं थे। काफ़ी वुमेन्स इसमें शामिल हुए थे, इसके बावजूद उनको अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। जब वुमेन्स पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, न्यूज़पेपर्स बनाया और पॉलिटिकल मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह में शामिल हुआ था, इसके बावजूद सफरेज वगैरह इसको देने के लिए तैयार नहीं था। दैट मीन्स वोट करने का अधिकार, दैट इज नोन एज सफरेज। सो though the conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, कंजर्वेटिव लोग लिबरल मूवमेंट को कंट्रोल करने में कामयाबी हुआ, तो मोनार्क वगैरह को अभी समझ में आ गया हम तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो एक न एक दिन ये लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। तो hence in the year of 1848 the autocratic monarchs of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. तो अभी 1848 के बाद जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की राजाओं ने मिलके वेस्टर्न यूरोप में जो बदलाव हुए थे 1815 से पहले, उस तरीके का एक व्यवस्था में लाने का कोशिश करा। ठीक है, सर्फडम है, बॉन्डर लेबर है, ये सबको अबॉलिश किया। हैम्सबर्ग डोमिनेशन और रशिया में हैम्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू दी हंगेरियंस इन 1867। इसके अलावा हैम्सबर्ग की एक राज्य है, उधर के राजाओं ने भी हंगेरियन लोगों को थोड़ा और आज़ादी दे दिया। ये सब क्या होता है, लोगों का गुस्से को ठंडा करने के लिए था। इसके बाद शुरू होता है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। This too is very important because in every year there will be a question related to the unification of Germany और unification of Italy. इनमें से कोई सा भी एक के ऊपर आपको एक प्रश्न आता है। तो after 1848 nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. 1848 के नेशनलिज्म में ये एसोसिएशंस वगैरह डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से दूर हो गया।
Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अभी जो रेवोल्यूशनरीज वगैरह के जगह पे अभी कंजर्वेटिव्स लोगों ने अपने हाथ में ले लिए. तो इसका कारण है, उसको अभी हम देखेंगे. So this can be observed in the process of by which Germany and Italy came to be unified as nations. इसको आप देख सकते हैं, जर्मनी कैसे राज्य बना और इटली कैसे राज्य बना, इससे आपको ये समझ में आएगा. As you have seen, nationalist feeling were widespread among middle-class German, who in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into state convened by the elected parliament. तो आपने देखा था 1848 में जर्मन लोगों ने मिलकर एक राज्य बनाने का कोशिश करता है और राजा को गद्दी देने के लिए गया तो राजा ने वो स्वीकार नहीं करता है. ये this liberal initiatives to nation building was however repressed by the combined forces of monarchy and military. तो monarchy, राजा और military मिलके इसको दबा देते हैं. तो उसमें जो लैंडलॉर्ड्स भी मदद करता है. ये लैंडलॉर्ड्स को जंकर्स कहता है. पर्शिया की जो लैंडलॉर्ड्स है उसको जंकर्स कहता है. ये सारे तीनों मिलके इनको दबा देते हैं. सो पर्शिया उस टाइम का एक राज्य था. पर्शिया अभी जिसका जिम्मेदारी ले लेता है, अपने हाथ में लेता है जर्मन यूनिफिकेशन का. पर्शिया की चीफ मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्क. तो इसको कहता है द आयरन मैन ऑफ जर्मनी. तो इसको कहता है द रियल आयरन मैन. तो जिसको अपन भारत का आयरन मैन वगैरह कहता है ना, रियल आयरन मैन है ये ओटो वन बिस्मार्क. ये प्रोसेस को, इसके लिए उन्होंने पर्शिया की आर्मी और पर्शिया की जो ऑफिशियल्स और राजा की मदद से ये हासिल करता है. इसके लिए 3 बार लड़ा था. दैट मीन्स 7 साल के अंदर इन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ 3 युद्ध करता है. करीब 7 साल लगता है इस युद्ध में. आखिर में पर्शिया इस युद्ध जीत जाता है और जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है 1871 में. और पर्शिया की राजा विलियम वन को जर्मनी का राजा घोषित करता है बासले के एक सेरेमनी में. सो इस तरीके का. तो 1871 में ये होता है. तो उसमें एक असेंबली होता है, उसमें प्रिंसेस होता है जर्मन स्टेट्स का. जितने भी जर्मन अभी कौन कौन सी राज्य के अंडर में था, क्योंकि पहले ये पर्शिया एक राज्य और जर्मनी का जो अलग अलग हिस्से, अलग अलग राज्यों का हिस्सा था, उन सबको मिला के ये ऑस्ट्रिया के हिस्सा था. तो उन सब का जो डेनमार्क का, फ्रांस का, इन सब का हिस्से में था. जर्मनी स्पीकिंग पीपल उधर भी था. उन सबको इकट्ठा करके जर्मन राज्य बनता है. ठीक है. तो ये जर्मन का बनाने का प्रोसेस में पर्शिया की पूरा ताकत दिखाता है. तो आधुनिक करेंसी बना लिया और उधर का बैंकिंग सिस्टम को चेंज किया और लीगल जुडिशियल सिस्टम ये सब जर्मनी में अपनाता है. लेकिन सारे मॉडल्स पर्शिया में जो लागू थे वही पूरे जर्मनी के अंदर लागू करता है. तो अभी इटली यूनिफाइड. जर्मनी के जैसे इटली भी पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन के एक लंबे अवस्था में था. दैट मीन्स उसकी इटली एक राज्य नहीं था. इटालियन राज्य का हिस्सा अलग अलग कंट्रीज के अंडर में था. तो इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनास्टिक स्टेट्स एज वेल एज मल्टीनेशनल हैम्सबर्ग. तो अलग अलग राज्यों के अंडर में था. मल्टीनेशनल, एक अलग अलग नेशनैलिटी का लोगों का एक राज्य था हैम्सबर्ग, उसका भी हिस्सा था. तो ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house. तो आज के इटली का, उस जमाने में आज की इटली 7 अलग अलग राज्यों का हिस्से थे. तो उनमें से सिर्फ एक ही राज्य में
एक इटालियन व्यक्ति द्वारा शासन करते थे, वो था सर्डिनिया पीटमाउंट। ठीक है, तो नॉर्थ का इटली का, आज की इटली का नॉर्दर्न हिस्सा ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग में था। सेंट्रल हिस्सा पोप शासन करते थे, और सदर्न हिस्से में बॉर्बन किंग स्पेन की लोगों का शासन था। और इटालियन भाषा भी एक समान रूप नहीं था। ठीक है, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से इटालियन भाषा में भी बोली जाते थे। तो गसिपी मसीनी ने 1830 में यूनिफाइड इटाली का एक प्रोग्राम बनाए थे। He had also formed secret society called Young Italy for the dissemination of his gold. ये मकसद पूरी करने के लिए इन्होंने यंग इटली नाम की एक संस्था भी बनाए थे, सीक्रेट सोसाइटी। लेकिन ये रेवोल्यूशन तो कामयाब नहीं होता है, और तो अभी क्या हुआ, इटली बन नहीं पाया। तो 1848 ये दो बार ये रेवोल्यूशन कोशिश करता है, 1831 और 1848 में, लेकिन ये कामयाबी नहीं होता। अभी ये जिम्मेदारी बन गया, इटली बनाने की जिम्मेदारी किंग विक्टर इमैनुअल, सर्डिनिया पीटमाउंट की राजा किंग विक्टर इमैनुअल की हाथों में आ गया। तो उसका जिम्मेदारी बन गया ये इटली नाम की राज्य बनाने का। इसका चीफ मिनिस्टर था कैवा। तो हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली, इटालियन राज्य को बनाने का जिम्मेदारी ये अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग राज्यों के साथ थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी अपनाया, फ्रांस के साथ है, और इन सब के साथ फिर ऑस्ट्रियन फोर्सेस के साथ को हरा दिया ये फ्रांस के साथ एक समझौता करके। और रेगुलर ट्रूप्स के अलावा इसमें बहुत सारा वॉलंटियर्स अपने खुद की मर्जी से, जो किसान लोग वगैरह होता है, वो भी इसमें शामिल हुए थे इस युद्ध में। गैसिबी गैरिबाल्डी इस फ्रे में ज्वाइन किए थे। तो 1860 में इन्होंने आखिर में साउथ इटली गया, उधर के जो सिसिली का दो राज्य था उसको भी हरा दिया। उधर के लोकल पेसेंट्स को इन्होंने अपने साथ लिया, क्योंकि उन्होंने उधर स्पेनिश शासन था। और आखिर में ये जीत जाता है। 1861 में विक्टर इमैनुअल इटली का राजा बन जाता है। तो उधर का इटली का ज़्यादातर पॉपुलेशन अनपढ़ लोग थे, उनको पता नहीं था वो क्यों लड़ने के लिए जा रहे थे। तो उनको कहा ला इटालिया, ये सब कहा। तो इन्होंने सोचा ये विक्टर इमैनुअल की बीवी को किसी ने उठा के लेके गया, और ये राजा को अपने बीवी को वापस दिलाने के लिए हम लड़ना है। ये सब सोच के ये लोग गए थे, उनको पता ही नहीं था हम एक कंट्री बना रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रिटेन का केस, ब्रिटेन थोड़ा अजीब केस है। तो ग्रेट ब्रिटेन आज हम देख रहे हैं, ये एक नेशन कैसे बना, ये अपन देखते हैं। ये कोई रेवोल्यूशन वगैरह की वजह से नहीं था, ये लंबे एक प्रोसेस की वजह से बने थे। कोई ब्रिटेन 18 सेंचुरी से पहले ब्रिटेन नाम की कोई कंट्री नहीं था। तो उधर का लोग क्या होता है, अलग अलग आइलैंड्स में रहते थे। तो वो लोग एथनिकली अलग अलग लोग थे। एक तो इंग्लिश लोग, वेल्श लोग, स्कॉटिश लोग, आयरिश लोग। तो इंग्लिश लोग इंग्लैंड में रहते थे, वेल्स में रहते थे वेल्श लोग, स्कॉटलैंड में स्कॉटिश लोग, आयरलैंड में आयरिश लोग, ये लोग रहते थे। ये सब लोग का कल्चर अलग थे, उनका पॉलिटिकल ट्रेडिशन, उनकी राजनीतिक ट्रेडिशन अलग थे। लेकिन धीरे धीरे जब इंग्लैंड मजबूत हो गया, ये क्या किया, इनका इन्फ्लुएंस इन दूसरे आइलैंड्स के ऊपर भी डाल दिया। और इंग्लिश पार्लियामेंट जब 1688 में मोनार्की को हटा के उधर अधिकार में आता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पास करता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, और इस तरीके का यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है। ठीक है, और इंग्लैंड अपने इन्फ्लुएंस पूरे स्कॉटलैंड के ऊपर भी लागू करने में कामयाब होता है। और धीरे धीरे इस तरीके से इन लोगों ने बहुत सारे कंट्री, आपस में जितने भी कंट्री से उन सबको, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, इन सबको अपने अपने
वश में कर लेता है अपने ताकत वगैरह, क्योंकि पैसे के ताकत है। इंग्लैंड बहुत व्यापार वगैरह करके खूब पैसे कमाए थे, उसको जरिए इन लोगों ने इन सारे कंट्रीज को अपने साथ जोड़ देता है। तो आयरलैंड को जोड़ता है 1798 में, और तो सॉरी उसको वेल्श को जोड़ता है 1798 में, और उसके बाद 1801 में इनको आयरलैंड को भी जोड़ दिया जाता है। और लेकिन इधर का सारे सिंबल सारे ब्रिटेन का यूज़ किया था। जो नेशनल फ्लैग है यूके का, नेशनल फ्लैग यूनियन जैक को बनाता है। नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये भी इंग्लैंड का है। और इंग्लिश लैंग्वेज को भी प्रमोट किया गया। नाउ विजुअलाइजिंग नेशन, while it is easy to represent a ruler through a portrait और ए स्टैचू, एक राजा हो तो अपन क्या होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक पिक्चर या उसको एक मूर्ति बना के अपन रख सकते हैं। और 18th सेंचुरी का जो आर्टिस्ट लोग हैं तो देश को भी इस तरीके का पर्सन्स बनाने का कोशिश करते थे। और वो आम तौर पे क्या होता था, कोई भी देश है उसको एक वुमन का रूप देते थे। इसको हम कहता है एलिगरी। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आर्टिस्ट ने एलिगरीज को यूज़ किया था, जो लिबर्टी जस्टिस ये सब दिखाने के लिए। और इसको स्पेसिफिक अगर अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग चीज़ें दिखाते थे। जैसे एज यू वुड रिमेंबर, लिबर्टी को एक कैप यूज़ करते थे, या टूटे हुए चेन को दिखाते थे आज़ादी का सिंबल की जैसे। जस्टिस को क्या दिखाते थे, एक आंख बंद किए हुए एक औरत के रूप में। और इसी तरह फीमेल एलिगरीज वेर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट नेशंस। कंट्रियों को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल एलिगरीज को इन्वेंट किया गया। इन फ्रांस उसको मरियना कहते थे, ये भी एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है। और इस तरीके का विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, इसका मतलब है लोगों की नेशन, उसको रिप्रेजेंट करता है लोगों की देवी, दैट इज मरियना। और उसको लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए थे। और जर्मन का एलिगरी बना था। ठीक है, उसमें जर्मन की जैसे कपड़े, क्राउन, ओक का लीव्स, और वो जर्मन में हीरोइज्म को स्टैंड करता है। ठीक है, तो ये कंक्लूड्स दिस लेसन। थैंक यू फॉर वाचिंग, और डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।